मैंने पूछा, क्या आपका पहला उपन्यास ही लोकप्रिय हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे व्यापार करने लगे। उसी सिलसिले में बंबई गए। अपने चाचा निर्माता निर्देशक J.K. नंदा की फिल्मों की शूटिंग देखी और लिखने की चाह फिर जाग उठी। वापस लौटकर लिखने लगे और जिस दिन उपन्यास पूरा हुआ उसे प्रकाशक के पास ले गए। कोई भी प्रकाशक उपन्यास छापने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए अपने खर्चे से उपन्यास छपवाया। उपन्यास का नाम था घाट का पत्थर। उसके बाद उपन्यास की एक एक प्रति उन्होंने अपने मोहल्ले के 10-12 घरों में दी, ये कहकर कि सुबह वह उसे वापस ले जाएंगे और उनकी प्रतिक्रिया पूछेंगे। रात को 1 बजे साइकिल पर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया कि किन घरों की बत्तियां रात देर तक जलती रहीं। जहां जहां उपन्यास दिया था सभी जगह रोशनियां मुंह उघाड़े खड़ी थी। बस उन्हें प्रतिक्रिया पूछने की जरूरत नहीं रही। उन्हें पता लग गया था कि उनका उपन्यास लोकप्रिय होगा, और वही हुआ। इसके बाद जलती चट्टान, कटी पतंग आदि आदि अनेक उपन्यास आए। साहित्य की दुनिया में तो वे स्थापित नहीं हुए, किंतु लोकप्रिय लेखक बन गए। उनके उपन्यासों पर अनेक फिल्में भी बनी और खूब प्रसिद्ध भी हुई। उपन्यास की लोकप्रियता जानने का यह मापदंड अभूतपूर्व था और पहली बार सुना था मैंने। रोमांस का मानवीय पक्ष उन्होंने देखा था। व्यापारिक दृष्टिकोण से सामना इस प्रकार हुआ कि जब व्यापार में घाटा हुआ तो उनकी दीवानी प्रेमिका उन्हें धोखा दे गई और बोली, तुम 250 रुपए में मुझे रखोगे कैसे? 100 रुपए तो मेरे मेकअप का खर्च है, और जो लेखक होने की तुम बात कर रहे हो उसकी कद्र कहाँ है? युवक युवती के आकर्षण के अतिरिक्त जो पारिवारिक टच, कथा प्रवाह और घटनाओं के घटित होने का जोड़ा हुआ मसाला अपने अनुभवों के आधार पर गुलशन नंदा ने प्रस्तुत किया, उसने उन्हें सस्ती किस्म के लेखक का ही खिताब दिला दिया। ये बात उनको कई बार बहुत दुख देती थी। एक बार उन्होंने इच्छा प्रकट की हिंदी साहित्य के उच्च स्तरीय लेखकों से भेंट करने की। यदि ऐसा हो जाए तो वे उसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती के तो वे बहुत बड़े प्रशंसक थे, जिसे फिल्मी भाषा में फैन कहते हैं। हमने वायदा किया कि हम उनकी इच्छा अवश्य पूरी करा देंगे। कुछ ही दिन बाद एक साहित्यिक आयोजन हमारे यहाँ हुआ। हिंदी के कई गणमान्य लेखक वहाँ आए थे। हमने गुलशन नंदा को भी बुला लिया कि इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वे साहित्यकार के रूप में आमंत्रित नहीं थे, केवल एक श्रोता के रूप में ही बुलाए गए थे। किंतु उस दिन उन्हें वहां देखकर हमारे कई साहित्यिक मित्र भड़क उठे कि हमने उन्हें साहित्यकारों की इस गोष्ठी में क्यों आमंत्रित किया है। गुलशन नंदा तो उनके साथ बैठने योग्य भी नहीं है। हमारी स्थिति बड़ी ही विचित्र हो गई। गुलशन नंदा ने भी बार बार कहा, मैं तो आप लोगों का फैन हूं, पर स्थिति संभली ही नहीं। काफी देर तक सबके वाक वाण सहते सहते जब वे बुरी तरह आहत हो गए, तब उठते हुए उन्होंने कुछ तल्खी से कहा, आप लोग मुझे लेखक माने या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लड़के लड़कियों, छात्र छात्राओं के बीच चले जाइए। कितने लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, पर मेरे तो लाखों हजारों फैन समाज के हर तबके में, शायद आप जिसे नीचा तबका ही क्यों ना समझें, मिल जाएंगे। यह मेरा दंभ नहीं है, आपको चुनौती है। मैंने तो आप लोगों से मिलना अपनी खुशकिस्मती समझा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि आप लोगों के मन इतने छोटे हैं। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि उच्च स्तरीय लेखकों की बात तो छोड़ दीजिए, हिंदी का छोटा मोटा लेखक भी इस दर्प और झूठे दंभ से पीड़ित है। जिसने भी 2-4 कहानियां लिख ली वह अपने को उच्च स्तरीय मानने लग जाता है।
और दूसरों को हिकारत की नज़र से देखने लगता है। यही कारण है कि हिंदी उतनी पुष्पित और पल्लवित नहीं हुई जितना कि उसे होना चाहिए था। यह एक अच्छी खासी बहस का विषय हो सकता है कि श्रेष्ठ साहित्य क्या है, उसकी कसौटी क्या है। क्या न्यूज़ प्रिंट पर पॉकेट बुक्स में छपा साहित्य घटिया ही होता है और अच्छे किस्म के चिकने कागज पर सज धज कर छपी कोई कृति श्रेष्ठ हो जाती है? उस दिन गुलशन नंदा पर बरसने वाले एक परम श्रेष्ठ साहित्यकार का एक बहुचर्चित उपन्यास भी गुलशन नंदा के उपन्यासों जैसा ही था, पर चूंकि वे एक बड़े प्रतिष्ठित साहित्यकार थे इसलिए उनका वह उपन्यास उच्च कोटि का माना गया था। मगर उसके बारे में ही एक प्रसिद्ध समालोचक ने कहा था, वह किशोर वय बुद्धि के लोगों का उपन्यास है, जबकि इसे किशोर वय बुद्धि के कारण नंदा के उपन्यासों को घटिया माना जाता है। भारती जी के साथ ही हमारी भेंट मोहन राकेश से हुई। मोहन राकेश उन दिनों आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे जैसे नाटकों के रचयिता, भाव प्रवण, चेतनाशील कलाकार और लेखक के रूप में प्रसिद्ध थे। जितना व्यवस्थित उनका लेखन था उतने ही अव्यवस्थित वे अपने जीवन में थे। ये हमने सुना भर था। मोहन राकेश से मिलकर लगा कि ये बात बहुत अंशों तक सच है। एक जगह टिककर वह कहीं रहे ही नहीं, आज इस मकान में तो कल दूसरे मकान में। भारती जी जब हमारे घर आते तब पान खाने तो हम घर से निकलते ही। कई बार जब मोहन राकेश बंबई में होते तब उनके उधर भी चल पड़ते। बंबई की सड़कों की खाक छानने के बाद 12 साढ़े 12 बजे रात्रि को हम पहुंचते मोहन राकेश के घर। नीचे से घंटियों पर घंटियां बजाते, कार का हॉर्न देते। मोहन राकेश नींद में आंखें मलते हुए उठते और आंखें मलते हुए ही दरवाजा खोलते हुए कहते, यार क्यों हमें यहाँ से भी निकलवाने पर तुले हो? ये मकान भी खाली करवाना चाहते हो? यदि तुम लोगों की मेहरबानी ऐसे ही बरसती रही तो ये भी हो जाएगा। फिर पजामा बदलकर नीचे आ जाते। मैं, मेरे पति भारती जी, उनकी पत्नी पुष्पा भारती, मोहन राकेश और उनकी मित्र अनीता, हम 6 जने मेरिन ड्राइव के चक्कर लगाते। मोहन राकेश, भारती जी और टीपी के ठहाकों से चौपाटी की फिजाएं गूंज उठती। वे आसमान फाड़ने वाले ठहाके सुनकर आसपास चलते लोग ठिठक कर खड़े हो जाते और हमें घूरने लगते। बीच बीच में होती तराशदार बातें, कैसे कैसे तो रिमार्क कसे जाते। मेरी या पुष्पा जी की किसी हाजिर जवाबी पर फिर ठहाका, ऐसा ठहाका कि निस्पंद पड़ी रेत में भी हलचल हो जाए। समकालीन लोगों की खिंचाई होती, हल्के फुल्के मजाक, गपशप। लोगों की खिंचाई करना भारती जी को बहुत पसंद था, किंतु इनमें किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहती थी। कभी बस मजा लेने भर के लिए ये सब एक्सरसाइज होती थी। जैसे कभी कोई गंभीर अध्ययन के बाद मिल्स या बून्स की किताब पढ़ ले या कोई कॉमिक देख ले। तब मैं भारती जी के बारे में अक्सर सोचती, यह कैसे बुद्धिजीवी हैं, कभी कोई गंभीर बात ही नहीं करते हैं। इतनी सब घनिष्ठता होने के बाद दूसरे दिन फिर सवेरे धर्मयुग पहुंचती तो भारती जी का वही संपादक वाला चेहरा सामने आ जाता, सख्त, कठोर, निर्विकार। यह निर्विकारता कभी कभी फूट भी पड़ती लावे के रूप में। अक्सर लोग फिकरा कसते, आदमी जब घर से डांट खाकर आता है तब ऐसा ही होता है। उन दिनों भारती जी के परिवार में उलझन चल रही थी। उन्हीं बातों को लेकर ऑफिस में खुसर पुसर होती रहती थी। मेरे साथ शुरू शुरू में ऑफिस के लोगों को शायद यही डर था कि भारती जी से चूंकि हमारे पारिवारिक संबंध घनिष्ठ हैं, इसलिए आपस की बातचीत में या गाहे बगाहे उनकी अफसरशाही के खिलाफ जो बातें होती हैं वह मैं भारती जी को बता दूंगी और इन लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी। भारती जी भी अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में
शायद ऐसा ही कुछ मुझसे चाहते थे। ऐसा मुझे कभी कभी उनकी किसी बात से लगता था। हो सकता है ये मेरा भ्रम ही हो, पर धीरे धीरे सबको पता लग गया कि मेरा स्वभाव कैसा है। मेरी अंतरात्मा कभी ये गवारा नहीं करती कि अपने सहयोगियों के विश्वास को भंग करूं। इसलिए बाहर जो बातें होती मैं उन्हें वहीं खत्म कर देती। उन्हें संपादक के कैबिन तक कभी नहीं ले जाती थी। मित्रता और कार्य क्षेत्र में सदैव हमने एक दूरी रखी। न कभी उस समय और न बाद में ही कोई फायदा मित्रता के कारण उठाया और न ही किसी को नीचे गिराया। इन सब कारणों से जल्दी ही सबसे एक आत्मीय रिश्ता कायम हो गया, जो धर्मयुग छोड़ने के बावजूद बना रहा। भारती जी के कैबिन में जाकर मैं केवल अपने पृष्ठों की बात करती। इसके सिवाय 5 वर्षों के कार्यकाल में न तो परिवार की न सहयोगियों की कोई बात कभी भारती जी से उनके कैबिन में हुई। इस कारण सब कुछ अच्छा चल रहा था। किंतु बीच बीच में ऑफिस में जो हड़कंप छिपे दबे होता था, मैं उसे देखती जरूर थी, पर उससे मैं बेलाग रहती। कई बार देखती 2 अच्छे मित्र एक दूसरे से बातचीत एकाएक बंद कर देते हैं और वातावरण बोझिल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इस पचड़े में मैं कभी पड़ती नहीं थी। इसलिए जब एक दिन घटना घटी तब मुझे बड़ा बुरा लगा। धक्का लगना ही कहेंगे उसे। बात ऐसे हुई कि मैं कमरे से निकलकर लेडीज रूम की ओर जाने लगी। उसी समय नंदन जी भी उठे और शायद किसी काम से भारती जी के केबिन में गए, या शायद उन्हें वहां बुलाया गया था। मैं जब लेडीज रूम से बाहर निकली, उसी समय नंदन जी भी भारती जी के केबिन से बाहर निकले। उनका मुंह तमतमा रहा था। वे एकदम मेरे पास आए और बोले, भारती जी आपको बुला रही हैं। मैं ये तो समझ गई कि कोई गंभीर बात है, क्योंकि यह इबारत तो नंदन जी के चेहरे पर लिखी हुई थी। मैं उनसे पूछती कि क्या बात है। इसका मौका ही नहीं दिया उन्होंने और मुझे ले जाकर खड़ा कर दिया भारती जी के सामने। मैंने एक बार भारती जी को देखा, एक बार नंदन जी को। समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। मुझसे एक सांस में नंदन जी ने कहा, भारती जी कहते हैं कि मैं आपसे शालीनता से बात नहीं करता हूँ। आपके प्रति बेअदबी दिखाई है मैंने। आपको अफसरशाही का रुतबा दिखाता हूँ। मैंने कब आपसे बेकायदे बात की है? नंदन जी ने तो मुझे एकदम कटघरे में ले जाकर खड़ा कर दिया। मैं भौंचक रह गई। मैं करीब करीब रोज ही ऑफिस में अपने पृष्ठों के बारे में नंदन जी से बात करती थी, सलाह लेती थी, और उन्होंने मुझसे बात करने में कभी अपनी संस्कारशीलता नहीं छोड़ी और ना ही अफसरशाही झाड़ी। अतएव मैंने जो सही और सच्ची बात थी कह दी। मैंने कहा, भारती जी, मैंने तो कभी आपसे नंदन जी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। अब निरुत्तर होने की बारी भारती जी की थी, किंतु वे ऐसा कैसे कर सकते थे? अफसरशाही का रुतबा असल में उनको दिखाना था। नंदन जी को उखाड़ने के लिए वे मुझे मोहरा बनाना चाहते थे। अतएव उन्होंने कहा, आपने मुझसे नहीं कहा था कि काम के बारे में नंदन चाहे जो कुछ कहे, पर कायदे से तो मुझसे बात किया करे। मैंने जब कोई ऐसी बात कही ही नहीं थी तब कैसे मान लेती? अतएव मैंने कहा, नहीं भारती जी, मैंने आपसे कभी ऐसा नहीं कहा। भारती जी का चेहरा देखने लायक था। वे झूठे पड़ गए थे, और वह भी नंदन जी के सामने। वे फिर अब की बार जोर से बोले, आप झूठ बोलती हैं। मुझे गुस्सा तो आया कि इतने बड़े व्यक्तित्व का ये कैसा आदमी है जो सच को झूठ बता रहा है। फिर भी मैंने शायदगी से कहा, भारती जी, मैं फिर कहती हूँ कि मैंने आपसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। भारती जी ने शायद सोचा भी नहीं था कि कोई उनके कैबिन में उनकी बात को यूं नकार देगा। वह कुर्सी से आधे उठ खड़े हुए, मेज पर हाथ मारते हुए और क्रोध से मेरी ओर देखते हुए गरजे, आप झूठ बोलती हैं। अब तो मुझे भी गुस्सा आ गया।
मैं उनके पद की गरिमा को देखते हुए उनसे आराम से बात कर रही हूँ और ये मुझे बार बार झूठा बतला रहे हैं। मैं भी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और जरा जोर से पर गुस्से से बोली, भारती जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ये बात आप जानते भी हैं। कोई भारती जी जैसे आदमी को झूठा कह दे, ये तो एक अनहोनी बात हो गई। भारती जी गुस्से में बिफरते हुए फिर बोले, आप झूठ बोल रही हैं। मुझे भी तैश आ गया। मैंने हाथ की नोटबुक मेज पर पटक कर गुस्से से कांपते हुए कहा, भारती जी, आप जानते हैं कि सही बात क्या है? ये रखिए अपनी धर्मयुग की नौकरी। अपना लिखित त्यागपत्र आपके पास शाम तक पहुंचा दूंगी। कहकर तीर की तरह मैं बाहर आई, अपनी मेज पर पहुंची, किताबें उठाई और ऑफिस के बाहर आ गई। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। कभी किसी ने मुझसे इतने तेवर दिखाकर बात नहीं की थी और ना ही मैंने गुस्से से कभी किसी के साथ इतने जोर से बात की थी। मैं ऑफिस से सीधे अपने पति के ऑफिस आई, क्योंकि अपने मन का आक्रोश मैं किसी के सामने निकालना चाहती थी। जैसे ही मैं लिफ्ट में चढ़ी, मैंने देखा 1 मिनट बाद ही भारती जी उसी लिफ्ट में आ गए हैं। मैं पीछे खड़ी थी, आगे कई और लोग थे, इसलिए वे मुझे देख नहीं पाए। मैं चौथे माले में इनके कमरे में न जाकर एक फ्लोर ऊपर, जहां इनके भतीजे RS झुनझुनवाला का कमरा था, वहां चली गई। वहां से ठाकुर को फोन करके बता दिया कि क्या हुआ और मैं ऊपर ही बैठी हूँ। बाद में पता चला कि मेरे आने के बाद ही भारती जी भी ऑफिस से निकल पड़े। ऑफिस में हड़कंप समझ गया था कि ये क्या हो गया है। ये भी पता चला कि भारती जी ने मेरे पति को बताया कि भाभी नाराज होकर चली गई हैं। ऑफिस के बाहर भारती जी मुझे भाभी ही कहते थे, ऑफिस में शीला जी। मेरे पति ने कहा कि आपकी बात तो मैंने सुनी, पर शीला से बात किए बगैर मैं कुछ कह नहीं सकता कि असल में क्या बात हुई और वह इतनी नाराज कैसे हो गई। उसका स्वभाव तो ऐसा नहीं है। इसके बाद 15 दिन मैं ऑफिस नहीं गई। ऑफिस में सबको सब बातें मालूम हो गई थी। खैर 15 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह थी। भारती जी उस दिन घर आए, बहुत ही उमकते हुए हमें बधाई दी। उससे कहा, अरे भाभी, आप तो नाराज हो गई, ऐसे भी कहीं नाराज हुआ जाता है। फिर अपनी एक पुस्तक सूरज का 7वां घोड़ा उपहार में दी और कहा, अब कल से ऑफिस आ जाइए। ये भारती जी की विशाल हृदयता थी कि वे अपने आप आए, या हो सकता है मेरे पति ने अपनी मित्रता निभाते हुए उन्हें उस दिन आने को कहा हो। मुझे नहीं मालूम, पर उनके जैसे व्यक्तित्व का इतना बड़ा लेखक पत्रकार स्वयं आकर कहे कि ऑफिस आ जाऊं, सो सब भूलकर मैं दूसरे दिन से फिर ऑफिस जाने लगी। पर फिर सब कुछ वैसा नहीं रहा। काम तो मैं वैसे ही लगन से, निष्ठा से करती रही। भारती जी से मेरे पति की और परिवार की मित्रता भी चलती रही। मैं उनका आदर भी करती रही, पर जैसा कि कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। ऐसा ही कुछ हुआ और शायद भारती जी भी उस घटना को पूरी तरह भुला नहीं पाए। बहुत दिनों बाद की बात है। दिल्ली आकर जब मैं एक एक सीढ़ी लांघते हुए साप्ताहिक हिंदुस्तान की संपादक बनी, तब साहित्य कला मंच बंबई ने मेरे स्वागत में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। अध्यक्ष थे डॉक्टर धर्मवीर भारती। मेरे लिए ये बड़े गौरव की बात थी कि जिस बरगद की छाया में मैंने इतना सीख लिया कि दैनिक, साप्ताहिक और मासिक तीनों तरह की पत्रकारिता का संपूर्ण ककहरा पढ़ सकी, वे भारती जी आज मेरी ही सम्मान सभा के अध्यक्ष थे। उस दिन उन्होंने संपूर्ण मन से जो कहा वह आज तक मेरे हृदय पटल पर अंकित है। भारती जी ने कहा, मुझसे पहले के वक्ताओं ने शीला झुनझुनवाला की पत्रकारी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए जो कुछ कहा है, उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा
कि महत्व केवल सूर्य की रोशनी का नहीं होता, महत्व पौधे का भी होता है। सूर्य की रोशनी तो सब जगह पड़ती है, हर पौधे को मिलती है, किंतु गुलाब का फूल केवल गुलाब के पौधे पर ही खिलता है। एक और जहां ये सच है कि शीला जी ने अपनी पत्रकारिता धर्मयुग से शुरू की थी, वहीं दूसरी ओर ये भी सच है कि धर्मयुग में तो बहुत से पत्रकार आते और जाते रहे हैं, आते और जाते रहेंगे। धर्मयुग को यदि सूर्य माने तो इस सूर्य की रोशनी न जाने कितने पत्रकार पा चुके हैं और भविष्य में भी पाएंगे, किंतु पत्रकार रूपी इन सभी पौधों पर गुलाब नहीं आए। शीला जी की प्रगति उनकी अपनी क्षमता, कार्यनिष्ठा, दायित्व भावना और प्रतिभा की द्योतक है। यहाँ ये भी कहा गया है कि पिछले 1.5 दशक में कोई महिला इतने बड़े साप्ताहिक की संपादकीय कुर्सी तक नहीं पहुंची जितना बड़ा साप्ताहिक हिंदुस्तान है। वास्तविकता ये है कि केवल 1.5 दशक में ही क्यों, पिछले 150 वर्षों के हिंदी साहित्य के अब तक के इतिहास में इतने बड़े संपादकीय पद पर कोई महिला आसीन नहीं हुई। यो शीला जी की ये प्रगति केवल घटना नहीं, इतिहास बन गई है। टीपी झुनझुनवाला और शीला जी के साथ मेरे अत्यंत घनिष्ठ घरेलू संबंध हैं। यदि धर्मयुग ना होता, स्वयं मैं पत्रकार ना होता, शीला जी पत्रकार ना होती, और यदि टीपी साहित्य एवं विविध कलाओं के पोषक ना होते, तब भी मेरे स्नेह संबंध इनके साथ वही होते जो आज हैं। आज का अवसर मेरी ओर से शीला जी को आशीर्वाद देने का ही अवसर है, किंतु मैं आशीर्वाद से भी अधिक एक कुशल मशाल, जिम्मेदार पत्रकारिता की मशाल, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी गणेश शंकर विद्यार्थी ने जलाया था, शीला जी के सक्षम हाथों में सौंपता हूँ, इस विश्वास के साथ कि ये मशाल कभी बुझेगी नहीं। हिंदी के सामने आज अनेक सांस्कृतिक चुनौतियां हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी मोर्चों पर आज हिंदी को दबाया जा रहा है। हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर बिठाया जरूर, किंतु इसी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आज यदि हम मुंह भी खोलते हैं तो संकीर्ण और शठ घोषित कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी जागरूक पत्रकार को आशीर्वाद की नहीं, मशाल की ही जरूरत है। पत्रकारिता की दुधारी तलवार पर चलना कितना दुष्कर है, शीला जी खूब जानती हैं और अपने दायित्व को अब तक पूर्ण निष्ठा से निभाती रही हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान के रूप में इन्हें इसी दायित्व की पूर्ति का नया माध्यम और शक्तिशाली संबल प्राप्त हुआ है। मेरे आशीर्वाद, बधाई, शुभकामनाएं शीला जी के साथ हैं, और जहाँ तक स्नेह का प्रश्न है, टीपी और शीला को मैं पहले ही से इतना स्नेह दे चुका हूँ कि उससे अधिक स्नेह आज यदि दूं भी तो कैसे दूं। भारती जी के ये शब्द मैं आज तक नहीं भूली हूँ। साप्ताहिक हिंदुस्तान का स्वरूप बदला, उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन किए। 5 वर्षों तक मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन किया। पाठकों ने साप्ताहिक को सराहा भी खूब। मैंने पूर्ण निष्ठा, दायित्व और ईमानदारी से साप्ताहिक हिंदुस्तान को सजाया, संवारा, बिना कोई गुट बनाए। किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि रचना की गुणधर्मिता को भी प्रश्रय दिया। भारती जी के प्रति मेरा और मेरे पति का अनन्य स्नेह और आदर का संबंध अंत तक बना रहा, परंतु उस समय मेरे मन को बड़ी चोट लगी जब साप्ताहिक पत्रिका रविवार में प्रकाशित एक भेंटवार्ता में भारती जी से पूछा गया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी परंपरा को बढ़ाने वाले ध्वजवाहक कौन कौन हैं। तब उन्होंने उदयन शर्मा, सुरेंद्र प्रताप सिंह और गणेश मंत्री का नाम तो लिया, लेकिन कन्हैया लाल नंदन और शीला झुनझुनवाला का कहीं नाम नहीं लिया। इसके बावजूद कहीं मिलता जुलता एक अदृश्य तार हमें उनके सदैव बांधे रहा। मेरे पति की तो एक कमजोरी ही कहिए भारती जी थे। मैं स्वयं भारती जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना गुरु मानती रही हूँ और इसी कारण वो सदैव मेरे आदर और स्नेह के आधार रहे।
जब कभी बम्बई जाती उनसे मिले बिना ना आती। फोन पर भी जब कभी बात होती तो वे इतने उमगते से स्वर में पूछते, भाभी कब आई दिल्ली से, कब मिल रही हैं, कि मन के सारे दुख तिरोहित हो जाते।